हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं। और जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, ये जो हमारा वीडियो होने वाला है तो ये रहेगा हमारा चैप्टर्स के रिगार्डिंग। इसके पहले के जो दो वीडियोस हमने वहाँ पे क्रिएट किए थे तो वो थे हमारे मैथमेटिक्स और साइंस के सिलेबस के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो तो आपके लिए मस्ट वॉच रहेंगे कि आप एक बार वो सिलेबस वहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि कौन सा यूनिट कितने मार्क्स के लिए है। और आप अगर 10th स्टैंडर्ड की अगर पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए वो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक, तो आज हम डायरेक्टली हमारे चैप्टर्स के ऊपर मूव करेंगे। आज जो हम चैप्टर्स लेने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्लास 10th का ये वहाँ पे चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम डायरेक्टली मूव करेंगे आज के इस लेक्चर के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वो रहेगा केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, पहले केमिकल रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद में हम वहां पे देखेंगे कि इक्वेशंस क्या होते हैं। इक्वेशंस देखेंगे, फिर इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और आपको बता दूं कि ये जितने भी कंसेप्ट है तो ये बहुत आसान कंसेप्ट है। एक बार आपको इनका बेसिक्स वहां पे समझ में आ गया तो आप इन टॉपिक्स को बहुत आसानी से वहां पे समझ सकते हो। ठीक है, तो हम डायरेक्टली मूव करेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन क्या है? ये एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंसेस। क्या बताया गया है कि यहाँ पे एक या एक से ज्यादा जो सब्सटेंस रहेंगे वो किसी एक नए सब्सटेंस के अंदर क्या हो जाएंगे, तो चेंज हो जाएंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, तो केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बात होगी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। ठीक, अब इसके बाद में बहुत सारे बच्चों को क्या लगेगा कि नहीं सर, सिर्फ डेफिनेशन के तौर पे हमें ये चीज वहां पे नहीं समझिए, तो इसका हम वहां पे आगे चल के एग्जाम्पल भी वहां पे लेने वाले हैं। ठीक, अब इसके बाद में आपको ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन हुई कैसे। ठीक है, आपके दिमाग में तो कंफ्यूजन होगा कि अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो कैसे रही है, हमें कैसे समझ में आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमने वहां पे एक पॉइंट लिया है, दैट इज इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, 4 पॉइंट्स यहाँ पे, अगर वो 4 पॉइंट्स किसी वहां पे केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, हो सकता है वो सारे के सारे पॉइंट्स ना दिखाई दे, पर उसके अंदर से कोई एक भी पॉइंट अगर आपको देखने को मिल गया तो समझ लेना वहां पे क्या हो चुके हैं, केमिकल रिएक्शन हो चुके हैं। जैसे कि चेंज इन स्टेट, जैसे आपको पता होगा स्टेट्स ऑफ मैटर कौन से होते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड्स और गैस। ठीक है, तो उसके अंदर से अगर इनके अंदर से अगर आपको लगे कि सॉलिड का हो सकता है लिक्विड में कन्वर्जन हो, या लिक्विड का वहां पे गैस के अंदर कन्वर्जन हो, तो आपने समझ लेना है कि वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद में चेंज इन कलर, हो सकता है कि आपके पास में जो सब्सटेंस है, अगर आपने वो सब्सटेंस देखा होगा उसका पहले कलर कुछ और होगा, और उसके बाद में जब उसके अंदर रिएक्शन हो जाए तो अगर उसका कलर आपको चेंज होता हुआ दिख जाए तो समझ लेना वहां पे क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कभी कभी क्या हो सकता है कि वहां पे जब आप दो सब्सटेंस को जब आप रिएक्ट कर रहे होंगे तो उसके अंदर हो सकता है कि वहां पे गैस वहां पे क्या हो, इवोल्यूट हो। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। और आखिरी का क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। कभी आप साइंस लैब के अंदर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब आप कुछ केमिकल्स वगैरह लेते हो सकता है आप उन्हें कभी रिएक्ट करो तो आपको पहले जो टेम्परेचर आप देखते होंगे उसके अंदर से कहीं ना कहीं टेम्परेचर चेंज होते हुए दिखा होगा। कभी आपने कोई वेसल्स वहां पे रखा होगा तो उससे अगर आपने हाथ लगाया होगा तो आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गर्म वहां पे लग रहा होगा। तो आपको इससे समझ में आना चाहिए कि वो जो चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। आई होप आपको ये जो केमिकल रिएक्शन का टॉपिक है और आपको कैसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, तो वो सारी चीज हमने यहाँ पे देखी है। अब इसके बाद में क्या आगे के हम वहाँ पे टॉपिक्स देखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैंने एकदम बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। वैसे तो एग्जाम्पल्स बहुत है केमिकल रिएक्शंस के, पर सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा तो वो एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ पे, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब आयरन जो मेटल है आपने देखा होगा बहुत समय के बाद में आप देखोगे कि उसका कलर चेंज होता है आयरन का। ठीक है, पहले उसका कलर आपने देखा होगा, उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में आप देखते हो कि उसका एक रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। ठीक है, और वो रेडिश ब्राउन कलर आता क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर एयर या मॉइस्चर, ठीक है, तो वो उसके साथ में रिएक्ट करता है।
तो उसकी वजह से क्या होता है, तो उसका वहाँ पे कलर चेंज होता है। और हमने इसके पहले वहाँ पे केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है, ठीक है, वो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमने पहला पॉइंट देखा था इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उसके अंदर का एक पॉइंट क्या था, चेंज इन कलर। तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि चारों पॉइंट के अंदर से अगर आपको एक भी पॉइंट वहां पे देखने को मिल जाए तो वहां पे आपने समझ लेना है वहां पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो वहां पे आप ये एग्जांपल समझ सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन का, ठीक है। अब इसके बाद में हम जो टॉपिक देखेंगे वो रहेगा केमिकल इक्वेशन। एक पॉइंट हमने देख लिया, दैट इज केमिकल रिएक्शन। अब हम जो टॉपिक देखेंगे वो रहेगा केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन के अंदर यहाँ पे जो एक एग्जांपल दिया हुआ है वो है वर्ड इक्वेशन सबसे पहले, ठीक है। वर्ड इक्वेशन क्या बताया हुआ है वो भी हम एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम व्हेन इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट इज गोइंग टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब आपने ये सारी चीजें देखी होंगी, हो सकता है आपको इसके पहले प्रीवियस नॉलेज होगा कि क्या होते हैं रिएक्टेंट्स, क्या होता है प्रोडक्ट, वो एक बार मैं आपको शॉर्टली समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या करने वाले, रिएक्ट करने वाले। ये दोनों चीजें तो आपको पता ही है, ठीक है। दोनों साथ में क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है। तो जो रिएक्ट करने वाले हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, हम उन्हें कहेंगे रिएक्टेंट। हम उन्हें क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या देने वाले हैं, तो हम उन्हें लिखेंगे प्रोडक्ट। जो आपने यहां पर लिखा है वो रहेंगे हमारे रिएक्टेंट्स, और जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और उसके बाद में हमें जो चीज मिलेगी उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट हुए हैं और हमें क्या प्रोडक्ट मिला है, हमें प्रोडक्ट मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जांपल रिएक्टेंट का साइमल्टेनियस प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जो मैंने वर्ड इक्वेशन वहां पे लिखा था, मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, दोनों जब रिएक्ट करेंगे हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे आप एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखी है तो ये वहां पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है। और अब हम जो कंसेप्ट देखेंगे वो रहेगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो हम यहाँ पे देखेंगे। पर एक जस्ट मैं आपको बता दूं क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस स्पेसिफिक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ट्वाइस Mg प्लस O2 इट इज गोइंग टू गिव 2MgO और ट्वाइस MgO, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर ये हमने पहले जो लिखा था और अभी ये जो लिखा है वहां पे इसमें क्या चेंज है, तो वो क्या चेंज है अभी हम वो वहां पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के टॉपिक के अंदर देखेंगे। नाउ आवर कंसेप्ट इज व्हाई बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पे अब हमें एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी होगी, वो रहेंगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब क्या कहता है ये लॉ, अब वो हम यहाँ पे देखेंगे। According to the law of conservation of mass, mass can neither be created nor be destroyed. मास को हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते और मास को हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसलिए हमने जो वहां पे नॉर्मल केमिकल इक्वेशंस वहां पे लिखे थे तो उन्हें हमें अब क्या करना पड़ेगा, तो बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्या करें, एक नया एग्जांपल ले रहे। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया जिसके अंदर Fe है, दैट इज आयरन, H2O। ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, Fa3O4, और बाय प्रोडक्ट में हमारा क्या रहेगा, H2, ठीक है। ये हमारी एक नॉर्मल वहां पे क्या होगी, वहां पे एक इक्वेशन होगी, ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन होगी। अब इसे हमें क्या करना है, तो बैलेंस करना है। ओके, अब हम यहाँ पे एक इक्वेशन जो हमें यहाँ पे बताई हुई है, अब हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करना क्यों है, क्योंकि हमने अभी एक कंजर्वेशन ऑफ मास का वहां पे लॉ देखा कि इसके अंदर हम मास को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते और मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में एक इक्वेशन है जिसके अंदर Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हमें देखना है कि रिएक्टेंट के साइड के अंदर और प्रोडक्ट के साइड के अंदर दोनों चीजें जो है वहां पे बैलेंस है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक साइड के अंदर, और आपकी बुक में भी अगर आप टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे
तो आपको वहां पे कुछ स्टेप्स बताए हुए, वही स्टेप्स हम यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या क्या चीज है, हमारे पास में Fe है, हमारे पास में हाइड्रोजन है और हमारे पास में ऑक्सीजन है। तो मैं उसको वहाँ पे साइड में लिख लूंगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक साइड में लिख रहा हूँ ऊपर R और एक साइड में लिखता हूँ P। R रिएक्टेंट और P प्रोडक्ट। ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे Fe कितने मेरे पास में? ओनली 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 1। अब मैंने बात कही थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर यहाँ पे मेरे पास में सिर्फ एक ही Fe है ना, तो प्रोडक्ट में भी मुझे वहां पे एक ही Fe चाहिए। ठीक है। अब मैं देखूंगा यहाँ पे Fe कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे कितने हैं? 3 है। मैं तो यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। अब इसके बाद में जो दूसरी चीज है, मैं देखूंगा हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्टेंट के अंदर कितने हाइड्रोजन दिए हुए हैं? 2। मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर कितने हाइड्रोजन है? ठीक है, 2 ही है। ओके। अब इसके अंदर क्या बचा है? सिर्फ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? ओनली 1, राइट। और मैं प्रोडक्ट के अंदर देखूंगा कि ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो देखने के बाद में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि रिएक्टेंट के अंदर कुछ वैल्यूज अलग है, प्रोडक्ट के अंदर वैल्यूज कुछ अलग है। तो अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये तो गलत हो रहा है। तो अब मुझे क्या करना होगा? जो केमिकल इक्वेशन मुझे प्रोवाइड किया हुआ है उसे क्या करना है? मुझे बैलेंस करना है। और ये बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप एक्सरसाइज में भी देखोगे तो आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, उसके भी बहुत सारे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इवन आपके एग्जामिनेशन के अंदर भी ये कंसेप्ट वहाँ पे आता ही आता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे चीजें लिख ली है। आई होप आपको इतनी जो चीजें है वो वहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे इसको बैलेंस करना है। प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं वहाँ पे? Fe 3 है। और रिएक्टेंट के अंदर कितने Fe से? ओनली 1 है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे उससे बैलेंस करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा फिर? 1 × 3। यहाँ पे जो Fe3 था, Fe3 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3Fe। आप देख सकते हो यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर का जो Fe है वो क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है। अब दूसरी चीज पे आएंगे H, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रिएक्टेंट के अंदर देखूं तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर मैं देखूं प्रोडक्ट के अंदर तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। तो ये भी क्या है? बैलेंस है। ठीक है। अब इसके बाद में क्या बचा है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन मेरे पास में रिएक्टेंट में कितना है? ओनली 1 है। ओनली 1 है। ठीक है, और प्रोडक्ट के अंदर कितना है फिर? तो 4 है। तो ये बैलेंस है क्या? तो नहीं है। अब हमें क्या करना? फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? यहाँ पे मुझे यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज 1 × 4। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे H2O, यहाँ पे सामने क्या लिख दूंगा? 4 लिख दिया। अब देखो, अब क्या यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे हाइड्रोजन की जो वहाँ पे संख्या है वो क्या हो गई? यहाँ पे बढ़ गई है, उसकी काउंट वहाँ पे इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन कितने होंगे? 4 × 2 दैट इज 8। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए। यहाँ पे एक साइड में लिखता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया वहाँ पे कि रिएक्टेंट के अंदर हो गए वहाँ पे 8। पर अब यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर देखने को आपको मिल रहा होगा कि प्रोडक्ट के अंदर तो सिर्फ 2 ही है। तो अब मुझे उसे भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर उसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 4H2 दैट इज 8। तो यहाँ पे अब क्या हो गया? हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और Fe भी बैलेंस हो गया। तो बैलेंस होने के बाद में जो आपको केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रही है तो वो ऐसी है। 3Fe + 4H2 यूज Fe3O4 यूज 4H2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको काउंट करके दिखाता हूं कि दोनों साइड के अंदर Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं। 3Fe, ओके, 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 × 1 दैट इज 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। तो आप देखोगे कि रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर दोनों तरफ आपको वहां पे बैलेंसिंग वहां पे देखने को मिल रही है।